तो बैक रिवीजन हल्का सा हम लोग करते हैं सेल साइकिल का। तो बताया था सेल प्लस साइकिल, पूरा हम लोग सेल की बात करते हैं और उस सेल में क्या साइकिल जोड़ दे रहे हैं। साइकिल करने का मतलब था जिस जगह से जिस पॉइंट से हम लोग स्टार्ट करते हैं बैक उसी पॉइंट पे आ जाना। तो मैंने इस तरह से बतलाया था आपको कि ये जो है एक सेल है और यही सेल जब डिवाइड करके दो सेल बनेगा तो यही जो बीच का प्रोसेस है इसी को क्या बोले थे, इसी बीच का प्रोसेस को सेल साइकिल बोला गया था। यही जो बीच का प्रोसेस है इसी को क्या बोला गया था कि सेल साइकिल। फिर मैंने बताया था इसी सेल साइकिल में इसी को दो भाग में बांट दिया गया था और दो भाग में जो बांटे थे एक बताया था इंटरफेज होता है, इंटरफेज, और दूसरा बात किए थे इंटरफेज और एम फेज। इसी इंटरफेज में जो हम लोग बात किए थे तो इंटरफेज के अंतर्गत पिछले क्लास में बताया था कि G1 बात करेंगे, एस एंड G2 के बारे में बात करेंगे। और एम फेज में अगर हम लोग माइटोसिस की बात करें तो बताया था माइटोसिस किस में होता है, यूकारियोटिक सेल में। तो ये जैसे सेल है और इसका ये न्यूक्लियस है तो मैंने बताया था कि सबसे पहले क्या होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा तभी जाके साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। तो न्यूक्लियस का डिवीजन को बोला गया था कैरियोकाइनेसिस। क्या बोले थे हम लोग, कैरियोकाइनेसिस और देन साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस की जो बात किए थे तो इसी में बताया गया था पीएमएटी, प्रोफेज होता है, मेटाफेज, एनाफेज और ये सब बात किए थे पिछले क्लास में। नहीं, इसके बारे में बात किए थे, सारा बात किया हुआ है, जस्ट एक ओवरव्यू दे रहे हैं। फिर इसके बाद जो हम लोग फिर बात किए इसी चीज को मैंने एक दूसरे तरीके से बताया, इसी चीज को एक दूसरे तरीके से बताया गया था। उस तरीके में मैंने बोला था कि ये जैसे सेल साइकिल है तो इसी में एक काम करते हैं और उधर खींचते हैं और बात इसी में कर लेंगे। ये एक सेल साइकिल है तो इसी में बोले थे एक एम फेज जो कि सबसे छोटा फेज होता है और बताया गया था इंटरफेज की जो हम लोग बात करते हैं यहाँ से स्टार्ट होगा, सबसे लेंदी फेज यही है। बताया गया था कि 90% पार्ट सेल साइकिल का जो 90% पार्ट है वो किस में हुआ था, इंटर फेज में ही गया था। 95% पार्ट, 95% नहीं, तो ये सब हम लोग बात किए थे कि 95% की जो बात करेंगे वो कहाँ होता है, इंटरफेज। फिर इसी में हम लोग बांटे थे कि एक बांटे थे G1 फेज है, फिर एस फेज है और फिर G2 फेज है, ये सब बांटे थे। फिर एम फेज को पहले तो बांट दें। एम फेज में जब भी बांटना हो तो क्या बोलेंगे, एम फेज में एम फेज को बांटना होगा तो इस तरीके से बांटेंगे। एम फेज में अगर हम लोग माइटोसिस का केवल बात करें तो माइटोसिस जब भी होगा तो बताया कि पहले क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस। क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस की बात होगी। और जब कैरियोकाइनेसिस हो जाएगा तभी जाके हम लोग बात करेंगे दूसरा प्रोसेस साइटोकाइनेसिस का, याद आया। फिर कैरियोकाइनेसिस में बताया था आप लोगों को मैंने, कहीं का भी कैरियोकाइनेसिस हो क्या याद रखना है, पीएमएटी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये बताया गया था। देखो पिछले ही क्लास में और भी डिस्कस किए थे। पिछले क्लास में जो मैंने बताया था G1 फेज में क्या हुआ था, तो मैंने इसमें बताया था आरएनए बना था प्लस प्रोटीन, आरएनए प्लस प्रोटीन का सिंथेसिस G1 में हुआ था। एस फेज में डीएनए भी बना था, आरएनए भी बना है प्लस प्रोटीन भी बना है, तीनों चीज हुआ है। G2 फेज में आरएनए भी बना है प्लस प्रोटीन भी बना है। एक चीज और बतलाया था अलग से, मैंने बताया था आरएनए और जो प्रोटीन बना तो मैंने एक बताया था अलग से कि मान लो ये सेल है
ये न्यूक्लियस है, ये क्रोमोसोम है, ये डीएनए है। तो आपको बतलाया गया था कि डीएनए से जो डीएनए बनता है, ये डीएनए है। तो एक प्रोसेस के बारे में बात किए थे, रेप्लिकेशन हुआ था डीएनए से डीएनए बनने का प्रोसेस। डीएनए से जो आरएनए बनेगा, प्रोसेस क्या बोले थे? ट्रांसक्रिप्शन, पिछले क्लास में डिस्कस किए थे। और यही आरएनए बाहर आ जाता है विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम के मदद से ये क्या बना देता है? प्रोटीन। तो आरएनए से, ये आरएनए है, ये प्रोटीन है। आरएनए से जो प्रोटीन बनाता है, इस प्रोसेस को क्या बोले थे? ट्रांसलेशन। तीन प्रोसेस बताया था। मतलब आरएनए बन रहा है यहाँ, तो बताया था आरएनए जब यहां बनेगा तो क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। ट्रांसक्रिप्शन होता है, यहाँ ये क्या होगा? ट्रांसलेशन। फिर बोला था यहाँ डीएनए बन रहा है, तो रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और फिर प्रोटीन जो बना, ट्रांसलेशन। यहाँ ट्रांसक्रिप्शन और देन ट्रांसलेशन, ये सब बता चुका हूं। मैं ये भी बता दिया था पिछले ही क्लास में कि लॉन्गेस्ट फेज अगर कभी आए तो एस फेज आंसर जाएगा। मैंने बोला था कि आपका एनसीईआरटी एक 24 घंटे का सेल का एग्जाम्पल लिया है। अगर मैं 16 घंटे का सेल का एग्जाम्पल लूं तो उसमें मैंने बताया था 7 घंटा एस फेज गुजरता है, 5 घंटा जीवन गुजरता है, नहीं, 3 घंटा जी2, और जो रेस्ट बच गया तो 16 घंटा में 7 5 12 3 15, 1 घंटा एम फेज। फिर बोला था 1 घंटा जो एम फेज होता है, तो 1 घंटा में 60 मिनट, तो 60 मिनट को बांटेंगे तो अकेला 36 मिनट प्रोफेज, 18 मिनट टेलोफेज, 3 मिनट मेटाफेज और लगभग 3 मिनट। तो सबसे छोटा फेज कौन है? एनाफेज। और सबसे बड़ा फेज एस फेज। सबसे बड़ा फेज कौन सा है? एस फेज। ये सब बात किए। इवन इसको सीक्वेंस में भी बात किया जा सकता है, सीक्वेंस। अगर सीक्वेंस इसकी बात करें, सेल साइकिल, जो इस बार मेडिकल एग्जाम में पूछा भी है आपको, नहीं मेडिकल एग्जाम में, सेल साइकिल का सीक्वेंस क्या होगा? तो G1 फेज, देन एस फेज, देन G2 फेज, और देन हम लोग बात करेंगे एम फेज। एम फेज को फिर बांट सकते हैं हम, इसी को अगर और लिखा जाए तो G1 S, G2 एम फेज में कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस लिख सकते हैं, लेकिन जगह कम है तो मैं डायरेक्ट ये लिख देता हूँ। फिर इसी में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये तो है सीक्वेंस। लेकिन अगर ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग सजाऊं इसको, ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग, तो सबसे बड़ा फेज कौन सा है? एस फेज, लॉन्गेस्ट फेज है। देन G1, देन G2, देन प्रोफेज, देन टेलोफेज, देन मेटाफेज, देन एनाफेज। ये जो सीक्वेंस है, ये किसके अकॉर्डिंग बात किए? टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, मतलब अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग ये बात हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? सारा बात कवर हो गया, सारा बात समझाया हुआ है। चलिए अब बढ़ते हैं एक स्टेप आगे। अच्छा, एक पॉइंट और बोले थे जो याद दिला दूं। जीवन में जितना भी सेल ऑर्गेनली है वो सब क्या हो जाता है? डबल। जितना भी सेल ऑर्गेनली है वो डबल कहाँ होगा? जीवन में। बताया था ऑल सेल, इसका क्या होगा? डबल। एक्सेप्ट किसको छोड़ के? सेंट्रियोल। सेंट्रियोल डबल कहाँ हुआ था? एस फेज में। सेंट्रियोल पे क्वेश्चन जब भी रहे कहाँ डबल हुआ था, आंसर क्या जाएगा? एस फेज में। तो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन अकर्स इन
एस फेज। यहाँ डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल occurs in एस फेज। तो ये चीज बता चुका हूं बच्चों। एक और फेज होता है। अब एकदम बोर्ड पे नजर रखिए। अब आज का क्लास देखिए। यहां तक तो हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। अब आज का क्लास, आज के क्लास में हम लोग आए तो सेल साइकिल के जीवन स्टेज की जो बात करते हैं, इसमें एक और होता है जिसको बोलते हैं जी नॉट स्टेज। जीवन में ही क्या होता है? जी नॉट स्टेज। जी नॉट स्टेज क्या है? क्वासिएंट स्टेज भी बोलते हैं हम लोग इसको। जी नॉट स्टेज जो हम लोग बात करते हैं, क्वासिएंट स्टेज। क्या क्वासिएंट स्टेज? अगर कोई सेल एक बार जी नॉट में चला गया, दैट मीन्स वो रेस्टिंग फेज में चला गया, रेस्ट करने चला गया। लेकिन अगर इसको बैक ले आए, देखिए यहां से खींचे हैं और क्या किए, बैक भी किए। अगर सेल को डिवाइड करना है, अगर सेल को डिवाइड करना है तो इसको बैक आना होगा। जब भी डिवाइड करना होगा तो सीक्वेंस ये चलेगा, G1 उसके बाद S उसके बाद G2 उसके बाद M। लेकिन अगर सेल जी नॉट में है तो रेस्टिंग फेज में चला गया। जी नॉट स्टेज क्या बोला जाएगा? रेस्टिंग पीरियड या रेस्टिंग, रेस्ट करने चला गया। हमारे बॉडी का कुछ सेल परमानेंट जी नॉट में चला जाता है। जैसे हमारा न्यूरॉन सेल, हमारा जो ब्रेन सेल है, ब्रेन सेल एक बार अगर जी नॉट में चला गया तो चला गया, होल लाइफ बैक नहीं आएगा। पूरा जिंदगी ये बैक नहीं आता बच्चों। कौन? हमारा न्यूरॉन की जो बात कर रहे हैं। हमारा कार्डियक सेल जो है, हार्ट का जो सेल है कार्डियक सेल, तो वो भी एक बार जी नॉट में चला गया तो चला गया, दोबारा बैक आने वाला नहीं, तो जी नॉट में ही जाके पड़ा रहेगा। लेकिन ज्यादातर सेल हमारी बॉडी का अगर एक बार बैक चला गया तो फिर बैक आ जाता है। क्या मतलब? जैसे मान लो हमारा स्किन सेल, ये जो स्किन है हमारा, अभी ये जी नॉट स्टेज में, आप ब्लेड लो इस पे चला दो तो बहुत सारा सेल क्या होगा? डेड हो जाएगा, कट जाएगा, मर जाएगा। और जैसे डेड हुआ तो अगल बगल का जो सेल है वो तुरंत में इसको डिवाइड करवाना स्टार्ट कर देगा। अगल बगल वाला जो सेल है वो तुरंत डिवाइड कराना स्टार्ट कर देगा। और जैसे डिवीजन करना स्टार्ट करेगा अगल बगल वाला सेल, तो डिवीजन तभी हो सकता है जब G1 S G2 और M की बात करेगा। तो जब जरूरत हुआ बैक आ गया, जरूरत नहीं था तो इसी में पड़ा हुआ रहेगा। नहीं, जरूरत नहीं है तो जी नॉट स्टेज में ही पड़ा हुआ रहेगा। अब क्या है, ये जो सेल है, सेल को कैसे पता चल रहा है कि कब हम G1 में है, कब हम S में है, कब G2 में है, कब M में है? प्लस गौर करके देखिए तो आरएनए और प्रोटीन G1 में भी बनाया, आरएनए एंड प्रोटीन S में भी बनाया, आरएनए एंड प्रोटीन G2 में भी बनाया। सेल साइकिल के हर एक स्टेज में आरएनए और प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। लेकिन आखिर सेल को कैसे पता चल रहा है? सेल को पता कैसे चल रहा है कि ये कैसे स्टेप के बारे में बात किए तो M तो ये था, फिर ये G1, फिर इधर G2 और इधर S फेज। सबसे बड़ा फेज यही है। और एक बताया कि G1 में ही जी नॉट स्टेज के बारे में, कि रेस्टिंग स्टेज में रहेगा। एक बार अगर सेल चला गया दैट मीन्स चला गया। कुछ सेल तो परमानेंट चला जाता है, लेकिन कुछ सेल है कि बैक आ भी जाएगा। नहीं, कुछ सेल बैक आ भी जाएगा, ये चीज होता है। अब देखो आखिर सेल को पता कैसे चलता है कि कब ये G1 में है और इसको आरएनए प्रोटीन बनाना है, सेल ऑर्गेनेल को डबल करना है, कब ये S में है कि डीएनए का रेप्लिकेशन करवाना है, कब ये G2 में है कि फिर से आरएनए प्रोटीन बनवाना है, और कब ये M फेज में। आखिर सेल को पता कैसे चल रहा है? उस पे अगर हम लोग आए तो यहाँ दो तरह का प्रोटीन होता है, एक साइक्लिन और एक साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। एक जो होता है
साइक्लिन होता है, और एक होता है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, सीडीके। साइक्लिन ढेर तरह का होता है, साइक्लिन ए, साइक्लिन बी, साइक्लिन सी, साइक्लिन डी, और इसमें CDK1, CDK1 साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 1, बात नहीं। CDK2 इस तरीके से चलता है, बात बिल्कुल नहीं। इस तरह से ढेर सारा चले। तो साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, ये दोनों मिल के सेल साइकिल को कंट्रोल करता है। नहीं, साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, बस इतना आपको याद रखना है। वैसे तो हर एक स्टेज में साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज अलग अलग आता है। जैसे मैं बात करूं जीवन का, तो जीवन के शुरुआत में ही आ जाएगा यहाँ पे, इस जगह, इस जगह नहीं को थोड़ा इधर कर लेता है, यहाँ पे जीवन के शुरुआत में जो बात करेंगे साइक्लिन डी और CDK4 आता है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 4। फिर जैसे ये लास्ट होने लगता है, साइक्लिन ई और CDK, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 2 आता है। ये दोनों मिलकर कंट्रोल कर रहा है। एस फेज में जैसे घुसेंगे तो साइक्लिन यहाँ पे जो आएगा ए और CDK2 आता है, साइक्लिन ए, CDK2। उसी तरह से G2 में अगर जाए तो G2 में जैसे जाइएगा साइक्लिन बी, CDK1 आता है, और दूसरा CDK1, नहीं